से खबर जहां पर कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान किया है। चुनाव समिति में चेयरमैन समेत 24 सदस्य शामिल किए गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान में चेयरमैन बनाया गया है। चुनाव समिति में इसके अलावा इनके अलावा अशोक गहलोत, सचिन पायलट शामिल किए गए हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया भी इसमें शामिल हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, भजनलाल जाटा, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, नीरज गांगी, जुबैर खान, धीरज गुर्जर, राजकुमार शर्मा, रोहित बोरा, इंदिरा मीणा, डूंगर राम गेदर, शिमला देवी नायक, ललित यादव इसमें शामिल किए गए हैं। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो राकेश, पूरे तरह से अब कांग्रेस भी लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कस चुकी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब कांग्रेस पूरी तरीके से राजस्थान में ये जो चुनाव परिणाम आने हैं करणपुर के, उसके बाद अब ये तय हो गया है कि लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है और राजस्थान में जिस वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यानी जो वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी जब चुनाव कमेटियां बनी थी तो इनको चुनाव का अनुभव है और इसी के आधार पर पार्टी अब इन्हीं को आगे रख करके और इन चुनावों में आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से लगभग 2 दर्जन नाम ऐसे हैं जिनको पार्टी ने सीनियर कैटेगरी में रखा है और इसके अलावा आगे कई नेता हैं जिनको अब ये तैयारी और भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी लोकसभा चुनावों की। तो अभी कांग्रेस ने ये शुरुआत कर दी है और लोकसभा चुनावों तक इसमें और भी ज्यादा नाम जोड़ेंगे और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस को जो है मत प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस अभी तक यहाँ पर एक भी सीट लोकसभा में नहीं जीत पाई थी पिछले चुनावों में, शायद कुछ सीटें यहाँ से निकाल पाए और टक्कर बीजेपी को दे पाए। और जो ये चेयरमैन बनाया गया है पीसीसी अध्यक्ष को, बाकी सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? पूरी तरीके से कांग्रेस ये चाहती है कि शुरुआत से ही राजस्थान में बीजेपी का जो 25-0 का टारगेट है उसको ये कहें कि दूर करने की कोशिश की जाए, कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की जाए। देखिए, बिल्कुल इसमें जो वरिष्ठता के कांग्रेस के जो प्रदेश वरिष्ठता के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जातिगत समीकरणों को भी इसमें साधा गया है। जो जातिगत तौर पर जिस तरीके से राजनेताओं को इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अब अपनी उनकी जिम्मेदारी है कि जो मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको आगामी लोकसभा चुनाव में जोड़ के रखे और संभवतः जिस तरीके से चाहे पिछले राज्य सरकार की योजनाएं थी या केंद्र सरकार की नाकामियों के आधार पर आगे चल करके और ये जो है कांग्रेस के फेवर में चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो भजनलाल जाट है, गोविंद सिंह डोटासरा है, इसमें सभी जो जाति और वर्ग के जो लोग हैं उनको इसमें शामिल रखा गया है। तो निश्चित ही अब जो है कांग्रेस लोकसभा चुनाव में युद्ध स्तर पर जुट जाएगी। करणपुर चुनाव के कारण अभी तक कांग्रेस इस मामले में आगे नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी मोर्चा बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। बीजेपी के सभी 7 मोर्चा देश भर में 2 बड़े सम्मेलन करेंगे, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सभी मोर्चे एक सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे, ये जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया जाएगा। जो सरकार की योजनाओं से लाभार्थी हैं उस वर्ग को संबोधित करने की कवायद शुरू की जाएगी और मोर्चे के सम्मेलन में सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी जाएगी। राजधानी जयपुर में हो रही 58वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के आज दूसरे दिन की बैठक भी संपन्न हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी आज कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। उन्होंने
और हर राज्य के डीजीपी से 1-to-1 मुलाकात भी की। वहीं आखिर में पीएम का एक संबोधन भी होगा। आज सभी डीजीपी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट भी पेश की है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी राज्यों के डीजीपी से सुझाव लिए गए। इसके बाद साइबर सुरक्षा पर करीब 3 घंटे तक चर्चा की गई, जहां कई साइबर एक्सपर्ट ने अपनी बात रखी है। वहीं आईपीसी के कानूनों को बदलने, सजा को कम या ज्यादा करने पर भी चर्चा की गई है। आखिरी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी करीब 2 घंटे चर्चा हुई है, जिस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रेजेंटेशन दिया है। राजस्थान में रविवार से भर्ती परीक्षा की शुरुआत होगी। परीक्षा का सफल आयोजन भजनलाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। क्या राज्य सरकार पहली चुनौती में कामयाब हो पाएगी? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम भजनलाल की पहली परीक्षा, पेपर माफिया पर लगेगी लगाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नई सरकार का नए साल नई चुनौती से रविवार को सामना होने वाला, जब भजनलाल सरकार में पहली बार सरकारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्था टाइट कर दी है। पिछली सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हुए, उसने सरकार की बड़ी फजीहत करवाई थी। अब ये चुनौती भजनलाल शर्मा के सामने है। ऐसे में पेपर माफिया तक पेपर ना पहुंच पाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि परीक्षा का आयोजन एक स्थान पर नहीं, कई स्थानों पर होगा। वहीं एडीजी एसआईटी प्रमुख ने भरोसा दिया है, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। आरपीएससी द्वारा 7 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, इसके लिए आरपीएससी, जिला प्रशासन, पुलिस और एसआईटी के द्वारा मिलकर आपस में डिस्कस करके विस्तृत तैयारी की गई है। आरपीएससी ने यह प्रबंध किया है कि प्रश्न पत्र सील्ड कंडीशन में कैंडिडेट को मिले। राजस्थान में रविवार से भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी। रविवार को सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 का आयोजन होगा। 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। पूरे राज्य में 600 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन भरतपुर में तो इंटरनेट बंदी के आदेश जारी हो गए हैं। भरतपुर मुख्यालय पर 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। बिना गड़बड़ी के पेपर कराना भजनलाल सरकार के लिए इसलिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी मुद्दे पर चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था। लेकिन पेपर लीक माफिया और नकलचियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कई कड़े इंतजाम किए हैं। पेपर लीक की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए एसआईटी पिछले पेपर लीक की जांच भी कर रही है। वहीं विभिन्न एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हर जगह आपको सुरक्षा का सख्त पहरा भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आती एक एक कर कांग्रेस राज की योजनाओं को समीक्षा के दायरे में लाना शुरू कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना के बाद अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी नाम बदला जा सकता है। पदभार संभालते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके संकेत दे दिए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में। उन्होंने जरूरत पड़ने पर पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कही है, जिस पर एक बार फिर सवाल उठा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मदन दिलावर, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मदन दिलावर अब राजस्थान की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो क्या होगी, कैसी होगी, क्या बदलेगा और क्यों बदलेगा, इसका खाका भी लगता है कि मदन दिलावर ने तैयार कर लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मदन दिलावर ऐसे ही शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं। मदन दिलावर को संघ का आशीर्वाद है। हर विपरीत परिस्थितियों में उन्हें संघ का साथ भी मिला है। साथ ही दिलावर हिंदुत्व के कट्टर समर्थक भी हैं। हालांकि इनके कुछ बयानों ने बीजेपी को भी परेशान किया है, लेकिन इस बार वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। मदन दिलावर शिक्षा विभाग में क्या करेंगे, इसका छोटा सा ट्रेलर उन्होंने पद संभालते ही दिखा दिया है। पाठ्यक्रम में क्या बदलेगा, इसका इशारा भी मदन दिलावर ने दे दिया है। महापुरुषों की जीवनी के बारे में क्या आप पाठों बच्चों के हित में होगा,
वो सबको समाहित करेंगे। आज सचिवालय में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा दिया गया बयान बेहद चिंताजनक और अफसोसजनक है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम माध्यम जो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने दिया, उस योजनाओं को बदल रहे हैं, उनका नाम बदल रहे हैं। मदन दिलावर का कहना है कि जरूरत होगी तो जरूर पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। मदन दिलावर के इस बयान के बाद एक बार फिर चर्चा पाठ्यक्रम में बदलाव की होने लगी है। वहीं अंग्रेजी पाठ्यक्रम के स्कूलों को लेकर भी मदन दिलावर का स्टैंड स्पष्ट है। उसको देखेंगे, उसमें बच्चों का कितना हित है। अरे अच्छा हित होता होगा तो उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के दिशा निर्देश में काम करने की बात मदन दिलावर बोल रहे हैं। माननीय मोदी जी के निर्देशों की अक्षर से पालना होगी। लेकिन इन सबसे अलग मदन दिलावर हिंदुत्व के विचार से समझौता नहीं करने वाले नेता हैं और इस बात को उन्होंने कई बार साबित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो लगातार सरगर्मी देखने को सरकार में मिल रही है और राजनीति में भी देखने को मिल रही है आगामी लोकसभा चुनाव के चलते, लेकिन माहौल में जबरदस्त ठंड है। कोहरे की वजह से और कड़कड़ाती ठंड से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम। मरुधरा में जमकर बरसने वाले हैं मेघा। कल कई जिलों में कॉल करेगा वार। 8 जनवरी से मौसम में हो सकता है बदलाव। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धुजनी छुड़ा दी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पारा लगातार 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। प्रदेश में सीकर सबसे सर्द इलाका बना हुआ है। बीती रात को सीकर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अजमेर में 8, भीलवाड़ा में 9, वनस्थली में 6.8, अलवर में 8.8, जयपुर में 7.4, पिलानी में 8, चित्तौड़गढ़ में 7.8, उदयपुर में 8, धौलपुर में 7.7, सिरोही में 4.1, फतेहपुर में 6.2, करौली में 7.4, जैसलमेर में 6.7, फलौदी में 7, बीकानेर में 6, श्री गंगानगर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश में एक सिस्टम के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन इसका असर कल से नजर आ सकता है। कल कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 8 जनवरी को कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर में कहीं कहीं संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कल 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए कोहरा और कोल्ड डे की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक कल अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वैसे अब कोहरे के कारण ट्रेन लेट नहीं होगी, इसकी पुख्ता तैयारी रेलवे ने कर ली है। अब आपको घने कोहरे में भी समय पर ट्रेन मिलेगी। क्या है रेलवे की तैयारी और कैसे निपटेगी कोहरे से, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। घना कोहरा हर साल ट्रेनों की रफ्तार को थाम देता है। कई ट्रेन लेट तो कई रद्द करनी पड़ती है, लेकिन इस बार रेलवे की तैयारी बहुत आगे की है। अब खराब मौसम ट्रेनों की रफ्तार को नहीं थाम पाएगा। ट्रेन लेट होने से यात्रियों को भी भारी परेशानी होती है और ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। कोहरे के कारण रद्द होने वाली ट्रेनों की संख्या बेहद कम है या फिर ना के बराबर है। इस बार पूरे NWR जोन में बेहद आधुनिक 881 फॉगलाइट्स का इंतजाम किया गया है। जहां जहां घना कोहरा है वहां ये फॉगलाइट्स लोको पायलट को रास्ता दिखाने में मदद करती है। केवल फॉगलाइट्स ही नहीं, बल्कि ट्रैक के किनारे लगे सभी साइन बोर्ड को फिर से रीपेंट किया गया है, ताकि चमकीले साइन बोर्ड की वजह से रेल ट्रैक पर ही बनी रहे। और जिन ट्रैक पर ज्यादा सर्दी की वजह से क्रैक आए हैं
उनकी पहचान पेट्रोलिंग के जरिए की जा रही है। सबसे ज्यादा घना कोहरा NWR में जयपुर और बीकानेर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर है, लिहाजा इस पूरे रूट की GPS मैपिंग की गई है। जो लोकोमोटिव होते हैं, इंजन होते हैं, उसमें हमने फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको पायलट को प्रोवाइड किए हैं। ये फॉग सेफ्टी डिवाइस जो है सिग्नल की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, उन लोको पायलट को विजुअली अलार्म के रूप में बताते रहता है, विजुअली भी और अलर्ट के रूप में भी। तो इससे लोको पायलट जो है सतर्क होकर के उसको पता रहता है कि कितनी दूरी पे कौन सा सिग्नल आने वाला है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोहरे के कारण ट्रेनों को रद्द नहीं किया गया। पिछले सालों में कोहरे में रद्द होने वाली ट्रेनों का आंकड़ा 2 से 4 दर्जन तक होता था। अब आधुनिक तकनीक के सहारे रेलों को सुचारू रखने की कोशिश की जा रही है। जो सर्दियों के दौरान खास करके रेल फ्रैक्चर और वेल्डिंग फ्रैक्चर की समस्या आती है, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन होता है, तो जो पेट्रोलमैन होते हैं जो कि ट्रैक पे चलते हैं, उनको भी बहुत ही हमने सतर्क रहने को कहा है और कोई भी अप्रिय घटना होने पे तुरंत ही कंट्रोल को अलर्ट करने को कहा है। फिलहाल NWR का दावा है कि कोहरे से निपटने की पूरी तैयारी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब घना कोहरा ट्रैक पर देखने को मिलेगा तो ट्रेनें यथावत जारी रहेंगी या फिर एक बार फिर से उन्हें रद्द करना पड़ेगा। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18, राजस्थान। एक ऐसा घोटाला जिसने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर रखा था। पूर्व मंत्री समेत कई बड़े अफसरों पर घोटाले का आरोप है और उस महाघोटाले में एक और घोटाला हुआ है, यानी कि घोटाले पर घोटाला और फिर महाघोटाला। घोटाले पर घोटाला और महाघोटाला। जीवन देने वाले मिशन में ही फर्जीवाड़ा। मंत्री से लेकर अफसर तक में बंदरबांट। कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। जी हां, कांग्रेस सरकार में हुए सबसे बड़े घोटाले में लगातार घपले सामने आ रहे हैं। मंत्री से लेकर अफसर ही नहीं, छोटे छोटे कर्मचारियों, ठेकेदारों तक ने इस योजना को नहीं छोड़ा और सबसे बड़ा बंदरबांट किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के कामों के भुगतान में एक और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कामों के भुगतान में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का ही खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है। हैरानी की बात यह है कि जल जीवन मिशन योजना के हजारों करोड़ रुपए के कामों की ना तो गुणवत्ता देखी गई और ना ही भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार की राइट्स संस्था ने जलदाय विभाग मुख्यालय नोटिस भेजकर जल जीवन मिशन योजना की पूरी रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार की राइट्स ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की नींव से लेकर अंत तक खुलेआम भ्रष्टाचार के संकेत दिए हैं। राइट्स के नोटिस के अनुसार किसी भी काम में ग्रेडिएशन टेस्ट नहीं हुआ है। मिट्टी, लोहा, सीमेंट, बजरी, किसी की भी जांच नहीं हुई। इंजीनियर्स, ठेकेदारों ने करोड़ों का भुगतान लिया। अफसरों ने अभी तक एक भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाई। प्रोजेक्ट की साइट पर कोई भी इंजीनियर नहीं रहता। साइट पर कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं चल रहा। राइट्स के नोटिस में लिखा है कि जलदाय विभाग ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में जिन फैक्ट्रियों से पाइप मंगवाए जा रहे थे, उन फैक्ट्रियों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं करवाया गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने अभी तक स्टील के पाइप या HDPE यानी प्लास्टिक के पाइप के टेस्ट की कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है। ना ही सीमेंट, बजरी, लोहा सहित सभी सामग्री की जांच करवाकर रिपोर्ट पेश की है। केंद्रीय मंत्रालय ने एक भी जांच अधूरी रहने पर किसी भी तरह के भुगतान की अनुमति किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। लेकिन
जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की प्रक्रिया पूरी करवाए ही जल जीवन मिशन में अब तक हजारों करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। घर घर लगाए जा रहे नल में भी भारी भ्रष्टाचार, मटेरियल की गुणवत्ता की भी जांच नहीं की गई, मटेरियल का थर्ड पार्टी से भी निरीक्षण नहीं हुआ, भ्रष्ट अफसरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। राइट्स ने भुगतान निर्माण कार्य की गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट्स भी पेश नहीं करने पर गहरी चिंता जताई है। यही नहीं, जलदाय मुख्यालय से जल जीवन मिशन के कामों के लिए डिजाइन, ड्राइंग, कंप्लीट BQQ टेस्टिंग रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट भी नहीं देने की संपूर्ण जानकारी भी मांगी गई। और एक बड़ी खबर आ रही है आरपीएससी की परीक्षा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद आरपीएससी की पहली परीक्षा आयोजित होने जा रही है। संभाग मुख्यालय पर 602 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा होगी। प्रदेश में कुल 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं जो परीक्षा देंगे। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया है, दोपहर 12 बजे शुरू होगी यह परीक्षा और दोपहर 2 बजे तक यह परीक्षा आयोजित होगी। 2 घंटे की परीक्षा है। जयपुर को छोड़कर लगभग सभी मुख्यालयों पर नेट बंदी रहेगी, यानी नेट नहीं काम करेंगे। इस सेंटर के आसपास के एक तयशुदा दायरे में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नेट डाउन रहेगा, बंद रहेगा इंटरनेट। जयपुर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नेट बंदी पर विचार फिलहाल किया जा रहा है। जैसा हमने बताया, जयपुर के अलावा तमाम संभागों पर नेट बंद होगा, लेकिन फिलहाल जयपुर को लेकर अभी विचार किया जा रहा है। सभी 602 परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्र और जिलों पर विशेष फोकस होगा, निगरानी रखी जाएगी। आरपीएस, आरएएस को औचक निरीक्षण के लिए भी तैनात किया गया है। वो भी निरीक्षण करने के लिए अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचते रहेंगे और वहां की परीक्षा की व्यवस्थाओं को देखते रहेंगे। शाही सफर के लिए विख्यात पैलेस ऑन व्हील्स के सीजन की शुरुआत पिछले साल सितंबर में हुई थी। तब से लेकर अब तक ट्रेन 11 फेरे लगा चुकी है और कई विदेशी सैलानियों को राजस्थान की आन बान और शान से रूबरू करा चुकी है। इस रिपोर्ट पे देखिए। अतिथियों का स्वागत सत्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तभी तो दुनिया भर के सैलानी हिंदुस्तान पहुंचते हैं। भारत की सबसे खूबसूरत संस्कृति के दीदार के लिए राजस्थान पधारते हैं। जैसे ही पर्यटक पहियों पर महल की अनुभूति करवाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स पर सवार होते हैं, एक अलग किस्म के सम्मोहन में खो जाते हैं। तभी तो सैलानियों की पहली पसंद पैलेस ऑन व्हील्स बनती जा रही है। पहियों पर महल की अनुभूति कराने वाली शाही ट्रेन, ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। राजस्थान की शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स ने भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन बात करें सबसे ज्यादा पर्यटक दिसंबर माह में पैलेस ऑन व्हील्स में देखने को मिले। 3 महीने में ट्रेन ने 11 फेरे लगाए और 416 पर्यटकों को प्रदेश के ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराया। जानकारी के अनुसार इस सीजन में चले 11 फेरों में अब तक करीब 22 देशों के पर्यटक पैलेस ऑन व्हील्स में सफर कर चुके हैं, जिनमें यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, स्पेन, नीदरलैंड, इटली, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, स्वीडन, रूस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के पर्यटक शामिल हैं। सबसे ज्यादा यूएसए के पर्यटकों ने ट्रेन में सफर किया है। आपको बताते चले कि 7 दिन के सफर में सैलानियों को दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और आगरा ले जाया जाता है।
अगर आप भी शाही ठाट बाट के शौकीन हैं तो पैलेस ऑन व्हील्स के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकते। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।